चलिए, पिछले दिनों में हम लोगों ने पढ़ा था 8 ग्रह के बारे में। 8 ग्रह कौन कौन है, साथ में उनके कुछ उपग्रहों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सभी ग्रहों का क्या है? केंद्र है। सभी ग्रहों का क्या है? केंद्र है। लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? एक तारा है। और सूर्य के समान इस पूरे के पूरे गैलेक्सी में असंख्य तारा हैं। जैसा कि रातों में आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा, तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। किसी की प्रकाश ज्यादा होती है, किसी की प्रकाश कम होती है। अक्सर कोई तारा टूटता है तो आप लोग विश मांगते होंगे, दुआ मांगते हो कि दुआ पूरा हो जाए, है ना? पूरा होता है या नहीं होता है तो आप ही लोग बता सकते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, हमारे सौर मंडल का एक तारा है। और ये सौर मंडल का प्रधान है, यानी पूरे के पूरे सौर मंडल का प्रधान केंद्र कौन है? आपका सूर्य है। ठीक है, यह हमारी आकाश गंगा, मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, जिस सौर मंडल में रहता है, उसको आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। उसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। आकाश गंगा को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। यह केंद्र से करीबन 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर है। यानी जो केंद्र है पूरे के पूरे गैलेक्सी का, उससे करीबन 26,000 वर्ष। कितना? 26,000 प्रकाश वर्ष। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो खगोलीय दूरी है, यानी आकाशीय जो दूरी है, खगोल शास्त्र में जो दूरी को मापी जाती है, उसके 2 यूनिट होते हैं। एक यूनिट आपके क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष, और दूसरे क्या होते हैं? आपके पारसेक। सबसे ज्यादा क्या होता है? बड़ा पारसेक होता है। उससे छोटा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। तो ये प्रकाश वर्ष में बता रहा है कि 26,000 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश को यहां पहुंचने में 26,000 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे? 26,000 वर्ष। अब सोचिए, कोई इंसान पहुंच सकता है जी? कई पीढ़ी पहुंचेगा। एक पीढ़ी आज के समय 60 से 70 साल जी रहा है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाए कितना साल लगने वाला है। कोई पहुंचना वहां पे संभव नहीं है। हाँ, इससे भी प्रकाश वर्ष से भी तेज गति से अगर चलने वाला कोई यान होगा, वैसा कोई यान भविष्य में बनेगा, तो आदमी पहुंच सकता है। लेकिन सूर्य के अंदर इतनी तापमान होती है कि वहां पहुंचने से पहले शुक्र को पार कर नहीं पाइएगा, शुक्र को पार नहीं कर पाइएगा। सूर्य तक पहुंचने की बात ही अलग है। चलिए, कह रहा है कि सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर, यानी सूर्य जो है ये आकाश गंगा का क्या हो गया? पूरी की पूरी आकाश गंगा, ये जितना दिख रहा है ना, ये सब क्या है? तारा हैं। और इसमें बहुत सारे उल्कापिंड है, ग्रह उपग्रह हैं, जो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब देखिए, सूर्य यहाँ पे हल्का सा पीला सा धब्बा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सूर्य है, जो क्या करता है? आकाश गंगा का ये केंद्र हो गया, और इसके चारों ओर ये परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सोचिए कितनी इसकी गति होगी। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर, यानी अगर नग्न आंखों से हम देखें, अगर धरती पर उतनी के स्पीड से अगर कोई चीज जाएगी तो दिखाई भी पड़ेगी आपको। बुलेट ट्रेन तो पता चलता है क्या? गायब हो गया, है ना? आंख का पलक नहीं झपकता है कि बुलेट ट्रेन गायब हो जाता है। 600-700 किलोमीटर की स्पीड से चलती है जो ट्रेन। अब ये चल रहा है सेकंड की स्पीड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप यहाँ क्वेश्चन दे सकता है कि सूर्य आकाश गंगा को चक्र जो लगाता है केंद्र का, उसकी गति कितनी होती है? तो गति है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटा मिनट याद मत रखिएगा, सेकंड। हमारी आकाश गंगा का केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना वर्ष लगाता है? 25 करोड़ वर्ष। सोचिए, इसकी पूरी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना टाइम लगने वाला है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ में वर्ष लगेगा किसकी परिक्रमा करने में? इसकी पूरी परिक्रमा करने में। सूर्य अपने अक्ष से पूरब की ओर पश्चिम, पूरब से किसकी ओर? पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से जाके कहां घूमेगा? पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा। अब देखिए, यहां पे मैंने पहले ही क्लास में बताया है घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण के बारे में। देखिए, यहां घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो सिर्फ बताया था घूर्णन और परिक्रमण, ये नया शब्द आ गया परिभ्रमण। तो घूर्णन को ही परिभ्रमण कहते हैं। घूर्णन को ही क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। घूर्णन को क्या कहा जाएगा? परिभ्रमण कहलाएगा। यानी किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाएगी? यानी अपने केंद्र बिंदु पर लट्टू जैसे अपने केंद्र पर घूमता है ना, वो घूमने की क्रिया क्या कहलाएगी? परिभ्रमण भी कहलाएगी। अभी तक घूर्णन पढ़े थे, घूर्णन को ही परिभ्रमण कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों चीज दिमाग में सेव कर लीजिए। घूर्णन और परिभ्रमण बोथ आर सेम।
दोनों क्या है, सामान्य है, दोनों असमान नहीं। भले बोलने में लैंग्वेज अलग है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, घूर्णन और परिभ्रमण। परिक्रमण मैंने पहले बताया था, वो क्या होगा, कोई वस्तु या अन्य वस्तु को केंद्र मानकर, यानी किसी चीज को केंद्र बना लीजिए और उसके चारों ओर क्या कीजिए, चक्कर लगाए। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, आप लोग जाते होंगे यज्ञ में परिक्रमा करते होंगे हवन कुंड का, आप जाते होंगे छठ में उसकी परिक्रमा करते होंगे मंदिर का, करते हैं ना, उड़ा जाते होंगे या फिर जाते होंगे अपनी से पूरा अपने नजदीकी क्षेत्र में। तो वही दो जगह है ना जहां पे जाके परिक्रमा हम लोग करते हैं और मंदिर स्थिर होती है, वो वस्तु स्थिर है, उसके चारों ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, परिक्रमा। घूर्णन और परिक्रमण क्लियर है। अब देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं कि सूर्य से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है। अब देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है ना, ये कहीं कहीं आपको देगा 14.98 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप। 96 अगर ऑप्शन में ना हो तो 98। देखिए एग्जैक्ट नहीं है, ये एवरेज में चलता है, इसको हम लोग लेके चलते हैं उसमें 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर है ना। तो ये ऑप्शनल चीज है, 96 अगर है, 98 नहीं है तो 96 नहीं है तो 98 ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो सूर्य पृथ्वी की औसत दूरी आप लोगों ने देख लिया, मतलब एग्जैक्ट दूरी में लगभग आएगा, औसत में तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, और व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है, व्यास समझते होंगे आप लोग, कोई भी अगर हम चित्र बना रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, डी कहलाता है, यानी क्या हो जाएगा, व्यास, और ये हो जाएगा केंद्र, और ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, 2r बराबर क्या होता है, डी होता है। यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये व्यास की बात कर रहा है कि सूर्य का व्यास कितना है, तो आपका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। अब कह रहा है सूर्य अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी क्या होता है, ये पूरब से जाएगा और कहां की ओर घूमेगा, पश्चिम की ओर घूमेगा, ना कि उल्टा। दूगो उल्टा है सब ग्रह, कौन दूगो उल्टा है बताइए, शुक्र और वरुण या अरुण, कंफ्यूज, अरुण, शुक्र और अरुण, ये क्या होता है, उल्टा घूमता है, क्या होता है, उल्टा घूमता है। अब सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना, सोचिए हमारे पृथ्वी का जो व्यास है उस व्यास से, यानी डी अभी जो मैंने बताया, वो कितना गुना है, लगभग 109 गुना है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन, पहले बताया मैंने, हाइड्रोजन और हीलियम आपस में क्या होता है, लड़ता है, और इसके लड़ाई के प्रति क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, और लड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। देखते होंगे ऐसे भी जो दौड़ते भागते हैं लोग, ये छोटे छोटे बच्चा को देखते होंगे, हम लड़ाई झगड़ा करता है, पटका पटकी करता है, पसीने पसीने हो जाता है, घर जाता है तो दोनों के बैंड बज जाता है ना, और पूरा पसीने पसीने। जब भी कोई क्रिया होगी शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो जाहिर सी बात है शरीर से पसीना निकलेगा, है ना। वैसे ही जब सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम आपस में लड़ते हैं और इनके लड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन ही हमें ऊष्मा और ऊर्जा देने का काम करता है, ऊष्मा भी देता है और ऊर्जा भी देता है। अगर मैं बात करूं कि सूर्य के ऊर्जा का या ऊष्मा का कितना भाग हमारे अर्थ तक पहुंचता है, तो कितना बताएंगे आप, 2 अरबवां भाग, कैवा भाग, 2 अरबवां भाग। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे सूर्य के अंदर 71%, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन क्या है, सबसे अधिक है, हीलियम 26.5, यानी 26.5% है। अन्य गैस 2.5% हो जाते हैं, अन्य गैस में बहुत सारे गैस हो जाते हैं जिनकी मात्रा बहुत अल्प मात्रा में होती है, लेकिन ये दोनों की मात्रा ज्यादा है। अगर पूछ सकता है आपको कि नाभिकीय संलयन में सबसे ज्यादा किस गैस का योगदान है, तो आपका किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि मात्रा किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा है ना, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। सूर्य का चित्र इतना करीब से, इतना नजदीक से तो सूर्य को कभी देखे नहीं होंगे आप लोग, ये देखे आप लोग, कहीं सपना में जरूर देखे होंगे सर, रियलिटी में तो नहीं देखे होंगे, है ना। सूर्य के आंतरिक भाग है, केंद्र का भाग है, ये पूरा का पूरा सूर्य है। अब देखिए सूर्य कई लेयरों से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 लेयर, 6 लेयर से जाकर सूर्य बना है। सबसे केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं,
क्या कहते हैं? ऐसे अगर देखा जाए तो इसको संरचना में 6 भाग हैं, लेकिन इसके 2 स्वरूप बनाए गए हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक स्तर में 3 भागों को रखा गया और बाह्य स्तर में 3 भागों को रखा गया है। यानी सूर्य को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 आंतरिक और 3 बाह्य। जैसे कि आप लोग को याद होगा, मैंने ग्रहों को बताया था कि 4 ग्रह आंतरिक कक्षा में और 4 ग्रह बाह्य कक्षा में। याद है आप लोगों को? स्टार्टिंग से 4 कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक कक्षा में। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये क्या हो गए? बाह्य कक्षा में हो गए। ठीक है। और उनके बीच, आंतरिक और बाह्य के बीच में क्या होता है? धूमकेतु, उल्का पिंड, है ना, ये सब क्या होते हैं? भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब आते हैं हम लोग सूर्य पर। तो सूर्य के पहले हम लोग आंतरिक भाग से लेकर चल रहे हैं। केंद्र का भाग जो ये है, ये कहलाता है क्रोड। ऐसे भी सूर्य के केंद्रीय भाग को क्वेश्चन देता है तो क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। सूर्य के बाद वाला भाग जो हो जाता है वो विकिरण मंडल कहलाता है। क्या हो जाता है? वो विकिरण मंडल हो जाता है। उसके बाद का जो मंडल होता है वो संवहन मंडल हो जाता है। उसके बाद का ये जो सर्किल दिख रहा है ये प्रकाश मंडल है। यही प्रकाश हमारी धरती पर देता है, ये प्रकाश मंडल कहलाता है, जो धरती को क्या करता है? प्रकाशित करने का काम करता है, या बाकी अन्य ग्रहों को प्रकाशित करने का काम करता है, चंद्रमा को प्रकाशित करने का काम करता है। उसके बाद का मंडल वर्ण मंडल, और सबसे बाहरी भाग को कहते हैं किरीट। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। एक आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। जो हमें प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य के सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? किरीट कहलाता है। अब आते हैं क्रोड के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए ये है क्रोड। क्रोड मतलब केंद्रीय भाग, है ना। ये हमेशा तरल रूप में होता है, प्लाज्मा रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है। कह रहा है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सोच लीजिए, पता भी नहीं चलेगा कि आप इंसानों थे। खौल जाइएगा, भाप बन जाइएगा। भाप तो आपका इसका बाहरी भाग बना देगा, किरीटे बना देगा। अंदर का भाग सोचिए कितना टेम्परेचर है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचने वाली बात है, कितना हाई टेम्परेचर होगा सूर्य के अंदर। और वैसा ही सूर्य बना रहा है चाइना। अब सोचने वाली बात है कि धरती पर जब उसको लॉन्च करेगा तो क्या होगा? धरती का हाल, सब लोग पक जाएगा, धरती की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, अगर वो उसको टेस्टिंग करता है या उसका यूज करता है, तो धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आपके जितने आपके धरती पर बर्फ हैं, हिम नद हैं, चाहे वो हिमालय पर हो, चाहे अटलांटिक में हो, आर्कटिक में हो, जहां भी हो, सब पिघल के धरती पर आ जाएंगे। और जल अधिक बढ़ेगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। और जलमग्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? अतिवृष्टि हो जाएगी। जब किसी चीज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अतिवृष्टि कहलाती है, जब किसी की मात्रा घट जाती है तो अनावृष्टि कहलाती है। जैसे आपके यहाँ पीने वाले पानी का किल्लत हो जाएगा, लोग क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे, वो अनावृष्टि हो जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगी, जाहिर सी बात है पेड़ पौधे कट रहे हैं, हाई टेम्परेचर हो रहा है, आप लोग को ही महसूस होता होगा कि कितनी गर्मियां बढ़ रही हैं। पेड़ पौधों के अभाव के कारण जलवायु परिवर्तन हो गया है, समय पर बरसात नहीं हो रही है ना। तो ये सभी के वजह से टेम्परेचर शरीर धरती का बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ने से जो हिमालय पे बर्फ अवस्था में जो है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे, वो सब बर्फ पिघलेगा तो कहाँ आएगा? नदियों में। नदियों का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। गाँव में, शहर में बाढ़ आ जाएंगे, और बाढ़ आ जाएंगे तो लोग जहां मन तहां दह जाएंगे, मर जाएंगे। तो दोनों स्थिति है। 2.5 से 3% पीने योग्य पानी है वो कम हो जाएगा तो भी आपका विकेट गिरना है। दोनों स्थिति में विकेट गिरना ही गिरना है। और सबका कारण क्या है? मानव, कोई और कारण नहीं है। प्रकृति ने मानव को उत्पन्न किया, लेकिन मानव ने प्रकृति का सदैव विनाश किया। अगर प्राकृतिक को हम लोग संजोते तो प्राकृतिक भी हमें संजोग कर रखती, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? उल्टा करते हैं, प्रकृति का हनन करते हैं। और हनन कीजिएगा तो नुकसान आप ही को झेलना होगा। चुभती जलती घुमौड़ी आएगी, है ना। गर्मी इतनी बढ़ेगी तो रोक दीजिएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा। जानते हैं क्रोड क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यहाँ सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में, तो सोचिए लिक्विड अवस्था में। आप लोग देखें कभी लोहा को गलते हुए, आभूषण को गलते हुए देखें? वीडियो में तो जरूर देखे होंगे, फैक्ट्री वगैरह में कहीं भी। तो कैसे गलता, एकदम पानी की तरह लिक्विड हो जाता है, और अलग अलग सांचा में उसको आकार आकृति में हम लोग ढाल लेते हैं, है ना। वही स्थिति है कि प्लाज्मा अवस्था में होता है। और नाभिकीय संलयन की क्रिया यही होती है। सोचिए, जहां लड़ाई होगा वही विवाद होगा,
वहीं एनर्जी लॉस होगी। तो यहीं पर पटका पटकी करता है, सब लड़ता है हाइड्रोजन और हीलियम, तो एनर्जी भी यहीं उत्पन्न होगी, उष्मा भी यहीं उत्पन्न होगी और यहाँ से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। लड़ेगा तो गर्मी उर्जा आएगी, गर्मी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सारा काम जो होता है क्रोड के अंदर होता है। अधिक टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, संलयन की क्रिया होती है और अधिक ऊर्जा की भी मुक्ति यहीं से होती है। अब हम लोग देखेंगे उसके दूसरे मंडल, जो दूसरा मंडल होता है विकिरण मंडल। क्या होता है? विकिरण मंडल। विकिरण मंडल में क्या होता है? इसको जोन कोर कहते हैं और चारों ओर से घेरा होता है। इसके चारों ओर से घेरा गया एरिया होता है, वो क्या होता है? जोन कोर से घेरा होता है। और क्रोड से निकलने वाली ऊर्जा को आगे बढ़ने में विकिरण मंडल क्या करती है? सहयोग करती है। और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय होते हैं, यानी यहाँ मेटल पाए जाते हैं। मेटल का भी गुण होता है, विद्युत चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। पूछ सकता है कि सूर्य के किस भाग में विद्युत चुंबकीय विकिरण पाई जाती है? तो आपको बताना होगा कि विकिरण मंडल के अंदर क्या होती है? विद्युत चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और यही गुण क्या करता है? आगे एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम करता है, ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एक्सरे, यहाँ से निकलते हैं कौन कौन से किरणें? बहुत घातक रे निकल रहे हैं। सोचिए, एक्सरे निकल रहा है। आप लोग एक्सरे करवाए हैं? सब लोग जीवन में कभी ना कभी तो करवाए ही होंगे। कोई अभी नहीं करवाए तो बहुत अच्छी बात है, मत करवाइए, नौबत ना है करवाने का, है ना। सब थोड़े है एक्सरे करवाने का। एक्सरे होता है चंद पल के लिए आपके शरीर में वो किरण प्रवाहित की जाती है और आपके शरीर का हड्डी से लेकर उसके हड्डी के जहां डैमेज हुआ हल्का फुल्का वो भी आ जाता है डिजिटल एक्सरे में। एक्सरे से ज्यादा होता है सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन से ज्यादा घातक है एमआरआई। उसमें भी क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय किरणों को शरीर में तरंगों को प्रवाहित किया जाता है और उससे शरीर के आंतरिक भागों में जो डैमेज होती है, जो सेल टिश्यू डैमेज होते हैं, उसके बारे में जानकारी निकाला जाता है। फिर हो जाता है गामा किरण निकलती है, फिर उसके बाद प्रोटॉन निकलता है। ये सभी कहां से निकलते हैं? विकिरण मंडल से निकलते हैं। साथ में यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है। आप तीसरे मंडल की ओर चलेंगे, सम्मोहन मंडल। तीसरा मंडल क्या हो गया? सम्मोहन मंडल। सम्मोहन मंडल में कह रहा है कि यहीं से ऊर्जा आगे संवहित होती है, यानी सम्मोहन मंडल क्या करता है? ऊर्जा को आगे पास करता है। लिया क्रोड से और फिर अपने पास रखा और अपने पास से। हाँ, तो सम्मोहन मंडल के बारे में जान रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है? इस जोन में हाइड्रोजन के सेल बने होते हैं। हाइड्रोजन आपस में कोशिकाओं की तरह गुच्छा 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 जुड़ा हुआ होता है, सेल बना होता है। इसी बीच में ऊर्जाओं का क्या होता है? सम्मोहन किया जाता है। क्या होता है? इसमें ऊर्जा का सम्मोहन किया जाता है और ये वो मंडल पाया जाता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश मंडल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश मंडल के बारे में। ये है प्रकाश मंडल, जो हमें क्या करता है? लाइट देता है। ये मंडल हो गया, कौन सा मंडल हो गया? प्रकाश मंडल। हल्का पीला टाइप का दिख रहा है मंडल, वो हो गया। यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई पड़ता है। धरती से जो सूर्य का आपको भाग दिखाई पड़ता है वो कौन सा मंडल होता है? वो प्रकाश मंडल होता है। इसे दृश्य भाग भी कहते हैं। यानी सूर्य के किस भाग को दृश्य भाग कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश मंडल बताएंगे। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए, 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी तापमान कितना है? 40-42। 100 डिग्री सेल्सियस पानी खौलता है, गलती से ओकरा में अंगुरी चल जाए, क्या होता है? आप लोग तो खाना उना बनाती हैं, आप लोग को बखूबी पता होगा, है ना। कभी चावल से मार पसाती होंगी, पड़ जाता होगा, समझ ही जाते होंगे क्या होता होगा, है ना। 100 डिग्री पर ये हाल है और ये कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कहाँ होने वाला है सो। अब देखिए, सूर्य कलंक किसे कहते हैं? सूर्य पर कलंक लग जाता है ना। कलंक किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश मंडल पे कुछ काले धब्बे हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल में कहीं कहीं क्या है? काले काले धब्बे बने हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? सूर्य कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? सूर्य कलंक या सौर्य कलंक कहते हैं। सूर्य के ऊर्जा को स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। सूर्य जो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है ना, वो क्या करता है? कुछ कुछ काले धब्बे में उसको बदल देता है और उसी काले धब्बे को कहा गया है सौर कलंक, कहा गया सूर्य कलंक कहा गया है। इसके अंदर का तापमान, जो काला धब्बा होता है उसके अंदर का तापमान होता है 4000 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन ऐसे बाकी होता है 6000। लेकिन जहां धब्बा हो गया काला काला, तो क्या होता है? उसका डाउन हो जाएगा। ऐसे ही जाते होंगे आप लोग, देखते होंगे बाजार में बैगन खरीदते होंगे या कोई और सामान, आम खरीदने गए, यानी आम कहीं दगियाल है ना, यानी थोड़ा सा गलल टाइप का है, तो कहे कि सस्ते ले जाइए जी,
तनी बहिका होता है, तनी रेट उसका ज्यादा लगता है। बैगन वगन खरीदिएगा तो कनाल रहेगा, यानी कम रेट में मिल जाएगा। वही बात है यहाँ, एक कनाल है, यानी जहां जहां दाग लग गया तो क्या हो गया, खराब हो गया, और खराब हो गया तो तापमान क्या हो गया, डाउन हो गया, है ना। सौर कलंक की संख्या लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है। यानी सूर्य के अंदर जो सौर कलंक का जो काला धब्बा है, वो धब्बा 11 वर्षों पर या तो कम हो सकता है या तो बढ़ भी सकता है। दोनों केसेस हैं, या तो इनकी वृद्धि हो सकती है या तो इनकी कमी हो सकती है। लेकिन उसमें कितने वर्ष का समय लगेगा, 11 वर्ष का समय लगेगा। अगला देखेंगे हम लोग वर्णमंडल। क्या देखेंगे, वर्णमंडल के बारे में। ये मंडल बाहर से दूसरा मंडल है, यानी सूर्य का जो बाहरी किनारा है उससे एक अंदर का, यानी सेकंड लास्ट उसको कहेंगे। ये आपका हो गया, देखिए वर्णमंडल, ये हिस्सा, और बाकी फिर तो किरीट है, सबसे लास्ट वाला है। अब देखिए यह कह रहा है कि प्रकाश मंडल के ऊपर क्या होता है, अवधारण है, यानी प्रकाश मंडल से ऊपर का ये जो ढका हुआ है वो एरिया कहलाता है वर्णमंडल। और सूर्य का वायुमंडल भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य का वायुमंडल किस मंडल को कहते हैं, वर्णमंडल को। सूर्य का वायुमंडल वर्णमंडल। अब कह रहा है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होता है, कह रहा है कि सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट है। सूर्य में विस्फोट होते रहता है। आप लोग उगला से पूछिएगा, दिखाइए, कहिएगा 3D में दिखाइए सूर्य के अंदर विस्फोट होने वाला, लेके चल जाएगा यूट्यूब पर और दिखाएगा सूर्य के अंदर कैसे होता है विस्फोट। जैसे कुछ खौलते रहता है ना, मारिएगा ढेला तका होता है, या पानी स्थिर मारिएगा तो क्या होता है, ऊपर बुलबुला की तरह उठता है ना, वैसे ही सूर्य के इस भाग में वर्णमंडल में वैसे बुलबुले उठते रहते हैं। क्या होते हैं, सूर्य के उस भाग में बुलबुले उठते रहते हैं, और उसी को सौर ज्वाला कहा गया है। जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई पड़ते हैं, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। यानी अधिक ऊर्जा उठाएंगे, प्लस में लगे कि लपट की तरफ उड़ रहे हैं। जैसे कोई भी चीज आग लगता है, आग में लपटें उठती हैं। आग जब बहुत अधिक होता है तो लपटें उठती है कि ना ऊपर में। उसी तरह से यहाँ पे वर्णमंडल के सतह पर क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा का जब उत्सर्जन होता है तो लगता है कि आग भाप बन के आग के रूप में ऊपर उठ रहा है, ठीक है। और वही जो उठने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को कहा जाता है सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं किसको, जब ये उत्तरी ध्रुव पर होगा। दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऊपर का ध्रुव उत्तरी ध्रुव, नीचे का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। अब अगर ये दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो इसको ऑरोरा क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियालिस। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पे भी होता है घटना और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी सूर्य के ऊपरी बिंदु पर होगा और सूर्य के निचली, ऊपर पर उत्तरी ध्रुव और नीचे पर दक्षिणी ध्रुव। अब देखते हैं सबसे अंतिम भाग जिसका नाम है किरीट। क्या नाम है इसका, किरीट, जो सबसे बाहर का है। सबसे बाहर का सूर्य का भाग क्या है, किरीट, यानी सूर्य के सबसे बाहरी परत जो है वो किरीट है। ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है, जब सूर्य ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है, सूर्य है और पृथ्वी है, अब बीच में कौन आएगा, बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा जब आएगा तो कौन सा ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। लेकिन सूर्य है, यहाँ पर ही पृथ्वी है, और चंद्रमा कहाँ है, लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। सूर्य ग्रहण की स्थिति भी याद रखना और चंद्र ग्रहण की स्थिति भी याद रखना आपको। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है और इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं, किरीट को कहते हैं। सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं, किरीट को कहते हैं।